हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आती है मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखो क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें कर ली। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। यानी कि जितना हमने 10th क्लास में किया था ना उसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, कि उसको कंप्लीट अब हम डिटेल में करेंगे कि कैसे कैसे कार्बोहाइड्रेट फिक्स होते हैं, किस तरह जो वाटर रहता है वो ब्रेक डाउन होता है, कैसे ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है। क्लियर। जब इसकी मैकेनिज्म की बात आती है, फोटोसिंथेसिस 2 फेजेज में कंप्लीट होती है। पहली लाइट की प्रेजेंस में, दैट मीन्स लाइट रिएक्शन, और जो दूसरी फेज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं डार्क फेज। तो जो लाइट रिएक्शन होती है, क्योंकि हिल ने दी थी, इसको हम हिल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या फोटोकेमिकल। देखो लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होना, तो जो सबसे पहली फेज होती है उसको क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरी जो होती है उसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो ब्लैकमैन रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज। बायो दैट मीन्स बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का बनना, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कौन बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो अब हम सबसे पहले बात करने जाएंगे फोटोकेमिकल फेज यानी कि हिल रिएक्शन। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ ली, जहाँ पर हमने फोटो सिस्टम्स किए थे ना वो कंप्लीट की एक्सप्लेनेशन आएगी। हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन की जब हम बात करेंगे, दैट विल अकर इन द ग्रेना थाइलेकोइड। याद है कि थाइलेकोइड 2 टाइप के थे, स्ट्रोमा और ग्रेना। अब जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होती है बेटा, ग्रेना थाइलेकोइड के अंदर होती है। और इस रिएक्शन का जो सबसे मेन एम होता है वो होता है एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन। एसिमिलेटरी पावर कौन होती है, एटीपी और NADPH। यानी कि हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन के 2 स्टेप होते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और प्रोडक्शन ऑफ द एसिमिलेटरी पावर। क्यों, क्योंकि NADPH और ATP ही रहती है जो कि आगे चल के क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर। वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन होना, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस। दैट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर। फोटोलाइसिस से देखो फोटो कैटालिटिक स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में। अब याद करो जब हमने सेकंड फोटो सिस्टम किया था वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था जिसको क्या नाम मिला था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। कि जब इस वाटर की ब्रेक डाउनिंग की हम बात करते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स चाहिए, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट होंगे इसकी ब्रेक डाउन के टाइम पे उनको कैरी करने वाले कैरियर्स। क्लियर। तो जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, पहले इसको जेड एंजाइम के नाम से जानते थे। क्यों, क्योंकि देखो सबसे पहले कहाँ पर जाता है, 2 के पास और 1 के पास, तो उसकी जिग जैग स्कीम बनी थी, है ना, कि 2 और 1 फोटो सिस्टम को मिला के हम उसको बोलते हैं जेड स्कीम। तो पहले साइंटिस्ट इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जैसे ही ऑक्सीजन निकलती इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते थे, इसको जेड एंजाइम के नाम से जानते थे। इट इज़ अटैच टू इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। याद रखना कि कहाँ पर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे होता है। जेड स्कीम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं बेटा, मैग्नीज आयंस होते हैं, लाइट कि Mn डाई पॉजिटिव, Mn3 पॉजिटिव और Mn4 पॉजिटिव विच रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल कंपोनेंट ऑफ वाटर OH, H2O। OH में से क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकालते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन बनती है। लेकिन जो ऑक्सीजन निकलती है इसके टाइम पे सिर्फ मैग्नीशियम ही नहीं चाहिए, कैल्शियम डायापॉजिटिव और क्लोराइड आयंस भी चाहिए। तो 3 मेन चीज़ें बताई थी। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास 3 चीज़ें रहती है, Mn डायापॉजिटिव, Ca डायापॉजिटिव और Cl नेगेटिव। उसके बाद जैसे ही ये काम होता है तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रहते हैं, याद आया, वो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को किसके पास लेके जाएंगे, P680 जो कि सेकंड फोटो सिस्टम था। ये काम ऐसे होता है बेटा, वाटर आया, वाटर टूट जाता है, अब उस इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास में जो वाटर रहता है, देखो उसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलती है और इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 किसके हैंड ओवर कर देगा, फोटो सिस्टम 2 के।
इसको हैंड ओवर कर दिया। तो देखो अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो याद करो, एक के पास दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, और जब 1 के पास जाएगा वहाँ पर बनती है ATP और NADPH। फोटो सिस्टम 2 ने ले लिया, ये हमने पढ़ा। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं अब उनको एक एनर्जी मिली, कितनी मिली थी वो एनर्जी? 23 केल्विन कैलोरी। प्राइमरी रिएक्शन होती है। अब क्या रहता है बेटा, जो एनर्जी आती है वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है और सन एनर्जी केमिकल फॉर्म में चेंज होती है। सन एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज होना, इसको बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि जो लाइट आती है वो किसकी फॉर्म में आती है? फोटॉन्स, क्वांटम। क्लियर? अब जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बेटा वो फोटो सिस्टम 2 के सबसे पहले अब वो P680 से कहाँ पर जाएंगे? फियोफाइटिन। फियोफाइटिन के बाद अब वो चलेंगे डाउन हिल एनर्जी। डाउन हिल का मतलब हर स्टेप पे वो अब एनर्जी को लूज करते जाते हैं। कैसे? प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और फिर प्लास्टोसाइनिन। अब याद करो, प्लास्टोसाइनिन अब उन इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर कर देगा P700 के। इसके अलावा क्या होता है कि जब ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकलते हैं तो इतनी एनर्जी निकल जाती है कि वहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाए, और जब प्रोटॉन ग्रेडियंट यानी कि H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ADP से वो किस में चेंज कर देते हैं? ATP में। ATP की फॉर्मेशन को ही फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जो कि होती है नॉन साइक्लिक। क्लियर? एक बार हो गई। इसके अलावा जो प्लास्टोसाइनिन होता है, याद करो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स किसको देता है? P700 यानी कि फोटो सिस्टम 1 को। वो एक स्पेशल टाइप को देता है जिसको कि हमने X नाम दिया। X से FeS, फिर फेरिडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज, और फाइनली जब NADP रिडक्टेज के पास जाता है NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है। ये देखो, वाटर का टूटना, इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास जाना, फिर इसके पास, देन ये डाउनहिल जर्नी में जाना। ये देखो, प्लास्टोक्यूनोन के पास हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हुए तो ADP से ATP को बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मूव करते रहते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ तक ये तो है नॉन साइक्लिक, वापस थोड़े ना जा रही है। लेकिन अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा तो आगे चल के ATP भी बनती है, NADPH भी बनती है। ATP की फॉर्मेशन और NADPH की फॉर्मेशन, ATP एंड NADPH रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन आयन जुड़ गया। जब हाइड्रोजन आयन कहीं से निकलता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन जब जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिड्यूस हुआ, NADPH बना, और इन ATP और NADPH को हम नाम देते हैं एसिमिलेटरी पावर। जब इस एसिमिलेटरी पावर की बात की जाए, ये आगे चल के क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट को फिक्स करने का मतलब बेटा कि जो ग्लूकोज बनता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। NADPH की हम बात करें, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग पावर होती है, जिसमें कि बहुत सारी केमिकल एनर्जी होती है। कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जब NADP+ के पास गए तो हाइड्रोजन आयंस को उसके साथ जोड़ देता है और इसकी वजह से वहाँ पर बनता है NADPH। लाइट रिएक्शन हो गई। अब आ जाओ डार्क रिएक्शन, ये हमने कर चुकी थी। अब इसकी आएगी एक्सप्लेनेशन। ब्लैक मैन रिएक्शन या डार्क रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इसके पास सिर्फ एक क्या है? कार्बन है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C6H12O6। इसका क्या मतलब हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कार्बोहाइड्रेट को नहीं जोड़ती, वो सबसे पहले किसी ऐसे के साथ जुड़ेगी जिसके पास 5 कार्बन है, 5 और 1 इसका मिलेगा 6 बन जाएंगे। अब क्या होता है बेटा कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहली बात कि जो डार्क रिएक्शन है इसको कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। इट अकर इन द स्ट्रोमा थाइलेकोइड। कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा थाइलेकोइड के अंदर होती है। लाइट नहीं चाहिए। लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो ATP और NADPH बनी थी, अब वही लोग एनर्जी देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, रिड्यूस करने में। CO2, और जब इसके साथ H जुड़ेगा तो रिडक्शन होगी और ये बनेगा CHO कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो जितने भी एंजाइम जो कि इस रिएक्शन के लिए चाहिए, दे ऑल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। वो सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? इसी के अंदर।
अब क्या होता है बेटा कि जब हम डार्क रिएक्शन की बात करें, जैसे हमने लाइट रिएक्शन में 2 फेजेस पढ़ी, फोटोलाइसिस और एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन, इसमें भी 2 फेज है, कैल्विन साइकिल या C4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका तीसरा पाथवे होता है कैम मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, प्लांट्स अलग अलग है, क्लियर। अब क्या रहता है, कुछ एक पौधे ऐसे रहते हैं कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनने से पहले जो पहला स्टेबल का कंपोनेंट, ठीक है, पहला स्टेबल जो कंपोनेंट बनता है उसके पास 3 कार्बन मोलिक्यूल है, और अगर उसके पास 3 कार्बन मोलिक्यूल है तो उस साइकिल को बोलते हैं कैल्विन या C3। लेकिन बेटा प्लांट तो अलग अलग होते हैं ना, कुछ प्लांट में ऐसा पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जिसके पास कार्बन मोलिक्यूल होते हैं 4, और उन प्लांट्स के अंदर जो साइकिल चलती है उसको बोलते हैं C4 साइकिल। लेकिन जो रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो प्लांट रहते हैं उनमें तो उल्टी मैकेनिज्म चलती है। कैसे, दिन में स्टोमेटा बंद, रात को ओपन, यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है रात के टाइम पे। और ऐसे पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की ये मैकेनिज्म होती है इसको बोलते हैं कैम मेटाबॉलिज्म। क्लियर। तो ये चीज़ एक सिंपल सी भाषा में समझो कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो 3 टाइप के पौधों में होती है। कुछ पौधों में जो डार्क रिएक्शन होती है हमने 10th क्लास में की थी, उसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल। कुछ प्लांट के अंदर हम उसको यानी कि C3 साइकिल, कुछ प्लांट में हम उसको बोलते हैं C4 साइकिल, और कुछ प्लांट में हम उसको नाम देते हैं कैम मेटाबॉलिज्म, जो कि इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो वो प्लांट जो कि कैल्विन साइकिल को शो करते हैं उनको बोलते हैं C3 प्लांट, और जिनमें C4 साइकिल चलती है उनको हम क्या बोलते हैं, C4 प्लांट। कहता है कि ज़्यादा टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं होता। यूफोर्बिया की एक स्पीसीज होती है कोरोलेटा, उसमें C3 साइकिल चलती है, और यूफोर्बिया की मैक्यूलोटा कैसा होता है, C4 प्लांट होता है। लेकिन कुछ ग्रास है और उस ग्रास का नाम है एलोटेरोप्सिस सेमी एलेटा, उसमें C3 और C4, यानी कि ऐसा कार्बन भी बनता है, ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसके पास 3 कार्बन है, ऐसा भी बनता है जिसके पास क्या होते हैं 4 कार्बन। कैसे, इसको करवाने से पहले यहाँ से समझाती हूँ। बेटा ये आपको CO2 दिखाई दे रही है। अब क्या होता है, CO2 के पास है 1, तो इसको जो सबसे पहले जिसके साथ ये जुड़ती है उसका नाम है राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अब इसका नाम याद करो, राइब्यूलोज शुगर के पास 5 कार्बन, 5, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और यहाँ पर आपको 3 कार्बन, यानी कि जब पहला वो साइकिल फोटोसिंथेसिस की जहाँ पर पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है ऐसा बना जिसके पास कितने कार्बन मोलिक्यूल है 3, तो इसलिए इस टाइप की साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल। लेकिन जब हम और आगे चलेंगे तो कुछ ऐसे भी रहते हैं। अब ये देखना, वहाँ पर था राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट, ये C4 साइकिल थोड़ा शॉर्ट में दिखा रही हूँ। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जब किसी और के साथ जुड़ी तो यहाँ पर बनी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात करेंगे, इसके पास होते हैं 4 कार्बन, इसलिए हम इसको बोलते हैं C4 साइकिल। यानी कि पहला जो स्टेबल कंपाउंड बना, एक ऐसा स्टेबल कंपाउंड बना जिसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल है 4। ये कारण है कि कई जगह उन प्लांट्स में हम C3 का मतलब समझ गए कि पहला जो प्रोडक्ट बना जब कार्बोहाइड्रेट फिक्स होने लगी, CO2 जब फिक्स होने लगी तो उस प्रोडक्ट के पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल थे 3, तो इस 3 की वजह से हमने उसको नाम दिया C3 साइकिल। तो C3 साइकिल क्योंकि कैल्विन ने बताई थी इसलिए हम बात करेंगे कैल्विन के बारे में। कैल्विन कि एक्चुअल में इसको कैल्विन, बेंसन और कलीग्स ने क्या किया था बेटा, फाइंड आउट किया था। अब ये आपका नीट के अंदर और जिपमर के अंदर पूछा जाता है कि किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। दे फेड क्लोरेला एंड स्कैंडेमेसिस विद रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इन CO2। क्लोरेला एल्गी जो कि फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, उन्होंने उसकी बॉडी में रेडियो एक्टिव कार्बन को क्या किया था, फिक्स किया। रेडियो एक्टिव अगर हम कार्बन की बात करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को जो शो करता है उसका हाफ लाइफ होता है 5568। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा कि जो इसकी फिक्सेशन की वो कैसे फिक्स होने के लग रही है वो काफ़ी सिंपली उनको क्या हो जाती है, अपीयर हो जाती है।
क्लियर। तो जब इन लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए तो इनको ये पता चला कि वहाँ पर जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें जब फिक्सेशन शुरू होती है तो सबसे पहले बनती है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA। लेकिन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कैसे बनती है कि वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो जुड़ती है किसी और के साथ जिसका नाम है RUBP, राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और जब राइब्यूलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लूकोज बहुत बाद में बनता है, सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनती है। और यही कारण था कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल होने की वजह से इसको नाम मिला था C3 साइकिल। क्लियर। अब हम नेक्स्ट हमारी लेक्चर में बात करेंगे इसी C3 और C4 साइकिल की।